आप सबका स्वागत है बैंक खाते चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे 31 जुलाई का डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अफेयर्स की तरफ ले चलता हूँ। और नेशनल अफेयर्स के बारे में बात करें या बाकी भी न्यूज़ के बारे में बात करें तो आज के जितने भी न्यूज़ हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एंड तक वीडियो देखना, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंट रखना, ठीक है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो अभी के टाइम पे हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेट मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। और ये जितने भी फ्रेमवर्क जो पहले आ चुके हैं 2002 के बाद, तो सारे फ्रेमवर्क को जो है रिप्लेस करने वाला है। अब इसके बारे में पढ़िए क्या होने वाला ये पॉलिसीज के बारे में पढ़िए। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके लिए ये पॉलिसीज बनाई गई है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ जुड़ के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फार्मर का एक मान लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो फार्मर जो है एक दूसरे को पैसे देने में हेल्प कर सकते हैं, या एक दूसरे को जो है ट्रैक्टर देने में हेल्प कर सकते हैं, या एक दूसरे को जो है मान लेते हैं कोई खाद की जरूरत है, कोई सीड की जरूरत है, तो ये सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज समझे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से सोसाइटीज होते हैं? ये नंबर ऑफ पर्सन एक साथ, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है एक साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद जो सोसाइटी बनती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करें, ये जो है गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर का, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड भी हो सकता है। इसके से गवर्नमेंट का डिफरेंट जो फायदा मिलता है, स्कीम का फायदा और लोन का फायदा, वो सारे जो है मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े, इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस पॉलिसी के बारे में पढ़ते, इसका थीम आपको मिलेगा सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, इसका आपको थीम मिलने वाला है। उसका एम क्या रहने वाला है? ये टोटल 20 साल लंबा जो है, 2 डिकेड लंबा जो है एक पूरा रोड मैप बनाया गया है, कैसे जो है काम करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। और ये अलाइंड है विकसित भारत के भी। विकसित भारत कब होने वाला है हमारा? जब 100 साल हो जाएगा 2047 में, तो उससे भी अलाइंड है ये जो पॉलिसी लाई गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब इस पॉलिसी के अंदर टोटल 6 पिलर्स है, और ये 6 पिलर्स को आपको एकदम एग्जैक्टली याद रख लेना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हो, ये 6 पिलर को एकदम एग्जैक्टली याद रख लेना है। पहला आपको पिलर मिलने वाला है स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन सिस्टम। जो फाउंडेशन सिस्टम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको स्ट्रेंथ करने की बात करता है पिलर 1। पिलर 2 के बारे में बात करें तो प्रोमोट विब्रेंसी इन एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले से हैं उनको जो है विब्रेंसी लाने के लिए बोला गया है। उसके साथ जितने कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको टेक के साथ जो है, उनको जो है टेक अडॉप्शन जो है ये सारी चीज सिखाया जाए, उसके लिए भी जो है एक पिलर रखा गया है। 4th पिलर बोला गया है कि इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच। 5th पिलर एक्सपेंशन इनटू न्यू सेक्टर बहुत सारे सेक्टर्स इसमें हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट है नहीं, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसमें जो है बढ़ावा देने के लिए बताया गया कि एक्सपेंशन करने के लिए। और अनकरेज यूथ एंड बिल्ड कैपेसिटी, तो यूथ को भी जो है बोला गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सारे बनाए। तो ये सारे जो है टोटल 6 पिलर है, और इस 6 पिलर को आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ाने लायक कुछ था नहीं, इसमें से आपको याद करने लायक है, तो हम इसको छोड़ते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते की टारगेट का। क्या क्या टारगेट है इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का पहला टारगेट तो मिलेगा कि ट्रिपल करना जो कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है 2034 तक। तो 2034 तक प्लान है कि जो कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूशन है उसको 3 गुना करना। और बोला गया कि हर एक विलेज में जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही बोला गया कि 2 लाख जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाने के लिए बोला गया 2026 तक। अब ये क्या होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी? ये एक तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर जो है मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, तो ऐसे मान सकते हो कि फार्मर ने जो है मिलकर सोसाइटी बनाई गई है, तो इनको कुछ बेनिफिट मिलता है कि ये जो है दूसरे फार्मर्स को जो है लैंड कर सकते हैं, पैसा जो है ये दे सकते हैं फार्मर्स को, ये चीज ध्यान देना। और इसी के साथ फार्मर्स को ऐसे सीड की जरूरत पड़ी तो वो दे सकता है, कोई डिफरेंट फाइनेंशियल नीड हो, कोई टूल्स की जरूरत है, तो वो सारा जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी दे सकता है। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो मैंने बताया कि फार्मर को लैंड कर सकता है, तो फार्मर को लैंड कैसे कर पाएगा? इनके पास खुद का तो पैसा होगा नहीं, तो ये जो है पैसा लेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से, सॉरी सोसाइटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जो है ये पैसे लेंगे। उसके बाद जो है फार्मर्स को देंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहां से पैसा लेगा? ये लेगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इस हिसाब से जो है पूरा का पूरा लेन देन होता है।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि फार्मर्स को जो है PACA से पैसा लेने की क्या जरूरत है, बल्कि वो तो सीधे के सीधे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वहां से तो ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फार्मर्स कभी भी जो है डायरेक्टली जाके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा नहीं ले सकते, उनको PASC से ही पैसा लेना पड़ेगा और इनको पैसा देने का काम जो है ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया उस हिसाब से होता है। इसके साथ ही बोला गया कि जो PACS है इसको जो है पूरा का पूरा कंप्यूटराइज और फिर एक तरह से क्लस्टर भी इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, क्लस्टर मॉनिटरिंग भी इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। गवर्नमेंट का क्या प्लान है या इंडिया का क्या प्लान है कि 8.4 प्लस जो है लाख प्लस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए और फिर ये जो अभी के टाइम पे उससे 30% का इंक्रीमेंट का जो है इनका टारगेट है। उसके साथ ही आपको और थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक चीज़ और है मेंशन की गई है, एक है मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत 5 विलेजेस रहेंगे पर तहसील एज अ कोऑपरेटिव हब बनाने के लिए बनाया गया है। हर एक तहसील में जो है पांच विलेजेस ऐसे रहेंगे जिसको एज अ कोऑपरेटिव हब बनाने के लिए बोला गया और इसको मैनेज और इसको सपोर्ट किया जाएगा बाय नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। ये चीज ध्यान देना, नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो है इसको सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो है सहकार टैक्सी भी लॉन्च की गई है। ये एक तरह से कोऑपरेटिव ओन टैक्सी रहेंगी। मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके जो है सोसाइटीज बना सकते हैं, तो ये सेम सोसाइटी ही रहेंगी जिसमें टैक्सी जो है प्रोवाइड की जाएंगी जिसको भी जरूरतमंद है उनको, ठीक है। तो सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं या डिफरेंट जो मेंबर्स हो जिनको जरूरत पड़ेगी उनको देने का काम करेगा। इसके साथ ही एक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड भी लॉन्च किया गया जो कि ग्लोबल ट्रेड करने के लिए हेल्प करेगा, मोस्टली MSMEs के लिए ये बनाया गया। और उसके साथ ही एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है जिसके अंतर्गत जो ट्रेन किया जाएगा कोऑपरेटिव मैन पावर्स को, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो भी मेंबर्स हैं उनको। अब ये सारा का सारा जो है पॉलिसी के बारे में जो है इसके बारे में ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतर्गत बताया गया था जिसको लीड कर रहे थे सुरेश प्रभु के जो है लीड कर रहे थे। इसमें 40 मेंबर थे और इन्होंने जो है कंसल्ट भी किया था RBI नाबार्ड के साथ, एक्सपर्ट के साथ, तब जाके ये नेशनल पॉलिसी ले पाए, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ले पाए 2025 का। और इसके अंतर्गत कुछ 150 सजेशंस और 17 मीटिंग्स हुए थे, तब जो है ये अब कंप्लीटली जो है पॉलिसी बनते हुए आया है। पॉलिसी का जो है एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वापस से ये न्यूज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि मणिपुर में जो है प्रेसिडेंसी रूल लग गया था फरवरी 13 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल लग गया था, लेकिन बात करें तो प्रेसिडेंसी रूल जो है 6 महीने के लिए लगता है। 6 महीने के बाद जो है वापस से अप्रूवल लेना पड़ता है और ऐसा मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए लग सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी 6 महीने हो गए क्योंकि इससे पहले लगा था 13 फरवरी 2025 को, तो अभी जो है 6 महीने हो गए। तो अभी जो गवर्नमेंट है वापस से एक अप्रूवल लिया गया है और फिर जो अनाउंसमेंट की गई है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा कि प्रेसिडेंसी रूल इन मणिपुर एक्सटेंड बाय 6 मंथ, 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है टिल फरवरी 2026 तक, 13 फरवरी 2026 तक। और ये जो प्रेसिडेंसी रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगती है। अब कारण क्या है कि प्रेसिडेंसी रूल लगी है मणिपुर में, इसको समझते हैं। पहली चीज आपको पता होगा कि थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मणिपुर में जो है मई 2023 में जो है वायलेशन हुआ था। 2 ST जो ग्रुप्स हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक तो आपको मिलेगी मैत्री और दूसरी मिलेगी कुकीजो। तो ये दोनों के बीच में जो है फाइट हुई थी और अब तक जो है इनका जो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गवर्नमेंट भी ले रही है स्टेप बट उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान जो BN सिंह जी हैं, NBN सिंह जो CM हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया 13 फरवरी 2025 में, ठीक है। क्योंकि इनसे तो एक तो सॉल्व नहीं हो पा रहा चीजें, ठीक है, और ऊपर से अगर ये रिजाइन नहीं करते, जो प्रेशर पड़ रहा था इनके ऊपर, अगर ये रिजाइन नहीं करते तो इनकी पार्टी से इनकी सीट चले जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था, मेन कारण तो यही है। तो उसके बाद से जो है ना मणिपुर में जो है प्रेसिडेंसी रूल चल रहा है 13 फरवरी 2025 से, और अब जो है डेट खत्म हो गया था 13 जुलाई 2025 में इसका डेट खत्म हो गया था, उसको एक्सटेंड करके जो है 6 महीने तक और बढ़ाया गया है 13 फरवरी 2026 में। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई अब ये बताओ कि BN सिंह तो सीट छोड़ के चले गए एज अ CM ऑफ मणिपुर,
तो इसकी जगह पे पूरा का पूरा मणिपुर कौन संभाल रहा है? तो इनके जगह पे पूरा का पूरा मणिपुर जो है संभाला जा रहा है अजय कुमार बेला जी के द्वारा। अजय कुमार बेला जी जो है गवर्नर हैं मणिपुर के, तो इनको जो है संभालना है, पूरा का पूरा दावेदार इनको संभालने के लिए दे दिया गया। तो प्रेसिडेंसी रूल के अंदर क्या रहता है कि जो सीएम के पास पावर होता है, जो सीएम के पास पावर होता है पूरे स्टेट को हैंडल करने का, वो पावर चले जाता है गवर्नर के पास। अब गवर्नर जो है पूरे पूरे स्टेट को जो है पूरा कंट्रोल करता है, जो भी चीजें हैं वो पूरा गवर्नर करता है। और ये गवर्नर भी ऐसा नहीं कि अपने मन का करता है, इसको जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बातें सुन के जो है काम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा प्रेसिडेंसी रूल के बारे में। अब चलते हैं दो तरह के सेलिब्रेशंस लॉन्च किए गए हैं या दो तरह के सेलिब्रेशंस किए गए हैं। पहला तो आपको मिलेगा कि इंडिया और मालदीव के बीच में अभी 60 साल पूरे हो गए हैं रिलेशंस को, तो इसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मालदीव में गए हुए थे और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मुइजू से मिले थे। और मालदीव और इंडिया के बारे में बात करें तो 1965 से जो है दोनों के बीच में एक स्टैब्लिशमेंट है, रिलेशन स्टैब्लिशमेंट है, और अब जो है टोटल 60 साल हो गए। और इस 60 साल के उपलब्ध में जो है दो तरह के जो है स्टैंप रिलीज किए गए हैं। एक तो आपको मिलेगा उरुगु जो है आपको केरला से मिलेगा, एक तरह का स्टैंप रिलीज किया गया है, और ट्रेडिशनल इंडियन वुडन बोर्ड जो है स्टैंप के अंतर्गत है। दूसरा मिलेगा वादू धोनी, ये जो है मालदीव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एक फिशिंग बोट मिलेंगी, फिशिंग बोट का जो है ये स्टैंप रहने वाला है। इसी के साथ जब मोदी जी जब देख सकते हो कि कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ बिल्डिंग, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल जो है इनोग्रेट करके आ जाते हैं। तो ये जब मालदीव गए थे तो इन्होंने एक मान सकते हो कि डिफेंस मिनिस्टर का हेडक्वार्टर जो है मेल क्या है, मालदीव का कैपिटल है। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर जो है इनोग्रेट किया गया है, जिसको पूरा का पूरा फंडेड किया जाएगा इंडिया के द्वारा। मतलब थोड़ा बहुत मालदीव का भी पार्ट रहेगा, बट मालदीव तो छोटी कंट्री, कितने पैसा दे देगी, तो सारा पैसा जो है वो देगी इंडिया। ठीक है, और इसकी वजह से जो मालदीव का जो डिफेंस और सिक्योरिटी है कॉपरेशन वो अच्छा खासा ग्रो होगा। और मालदीव और इंडिया के बारे में बात करें तो आपको लक्षद्वीप का केस तो याद ही होगा, जब मोदी जी लक्षद्वीप जाके फोटो खिंचवाए थे तब तो आपको केस याद ही होगा। लेकिन अब जो है रिलेशंस इंडिया और मालदीव के बीच में अच्छा होता जा रहा है, और इस हिसाब से जो है आप देख सकते हो कि ये जो है सेलिब्रेशंस की भी जा रही है। अगर मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है एक तरह से गिफ्ट भी प्रोवाइड की गई थी। आप इसका नाम भी आपको याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मोदी जी जो है अभी के टाइम पे एक फेस्टिवल हो रहा था तमिलनाडु में, वहाँ पे भी गए थे। ठीक है, तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस हुई थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखते हैं। पहले तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम्पायर राजेंद्र छोला वन, ये जो छोला डायनेस्टी है उससे आते हैं, तो इनका जो है 1000वीं अभी बर्थ एनिवर्सरी थी, ऐसा मान सकते हो। या तो 1000वीं इन्होंने जो है मरीन टाइम एक्सपेडिशन की थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसके ऊपर जो है ये सेलिब्रेशंस की गई है। और ये वो पर्सन है जिन्होंने साउथ में बहुत सारे मंदिरें बनाए थे, टेम्पल्स बनाए गए थे, और टेम्पल को रिस्टोर भी किया गया था, जिस टेम्पल को तोड़ा गया था उसको जो है रिस्टोर भी किया था। तो इनको जो है इसकी वजह से भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इनके बारे में है। और इसी जो अभी 1000 साल हो गए थे कि मरीन टाइम इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में जो एक्सपीडिशन की थी, उसके ऊपर जो है 1000 रुपये का जो है कॉइन भी रिलीज किया गया है, जो कि पूरा का पूरा देख सकते हो कि 99.9% जो है सिल्वर से ही बना है। और इस कॉइन के बारे में पढ़े तो ये 4th नंबर पे आता है इन इंडियन हिस्ट्री, जो 1000 रुपये का कॉइन रिलीज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। 1000 रुपये का कॉइन रिलीज करने वाला जो है इंडिया का 100 नंबर पे आपको छोला मिलेगा, राजेंद्र छोला जी के ऊपर ये कॉइन रिलीज किया गया है। इसमें एक अशोका लायन कैपिटल भी है लिखा हुआ है कैपिटल में, और उसके सत्य में जयदेव भी लिखा हुआ है फ्रंट में, और रिवर्स में आपको जो राजेंद्र छोला का जो नेवल एक्सपेडिचर है वो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा इमेज बनाया गया है। इस कॉइन के बारे में बात करें, इस कॉइन को जो है डिजाइन किया गया है आर कोमागन के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया। ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा ये मैं मानता हूँ डिटेल में हो गया चीज़ें, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, कैसे भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नहीं चाहता लॉन्चेस के ऊपर तो इंडियन रेलवे ने जो है पायलट टेस्ट ऑफ डायरेक्ट ड्राइव ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का किया गया है 2 लोकेशन में। एक तो आपको मिलेगा दीनानगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और एक ताजपुर जो मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों लोकेशन में जो है डायरेक्ट ड्राइव ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम लॉन्च क्यों किया गया है, हम उसके बारे में समझते हैं।
अगर इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, चलो ये है क्या उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये सिस्टम है क्या। आपने देखा होगा, आपको ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी। मान लेते हैं रेलवे ट्रैक है, ठीक है, मान लेते हैं रेलवे ट्रैक है, और ये जो है मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे रेड लाइट लगा है, ठीक है, ये 2 रेड लाइट के पोस्ट है। तो क्या होता है कि ट्रेन जब भी पहला रेड लाइट क्रॉस करता है, मान लेते हैं कि ग्रीन लाइट होकर रखा है, और ट्रेन जब पहला रेड लाइट क्रॉस करेगा तो उस केस में जो ग्रीन है वो खुद ही खुद रेड हो जाता है। यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी एक रहती है, और नीचे एक मेटल लगा रहता है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, साइज कलर इतना नहीं जाते, तो इस तरह एक मेटल लगा रहता है जिसकी वजह से अपने आप ही रेड हो जाता है। जैसे ही ये क्रॉस करता है ट्रेन, ये अपने आप ही रेड हो जाता है, और उसके बाद जब दूसरा ट्रेन आ जाता है तो उसको हेल्प हो जाती है कि दिखता है कि रेड है तो फिर रुक जाता है। वैसे सेम चीज जब दूसरा जो सिग्नल है वो क्रॉस करेगा तो पहले तो ग्रीन रहेगा, लेकिन जैसे ट्रेन क्रॉस करेगा वो रेड हो जाएगा। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, और इसके लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज किया जाता है, ना कि नॉर्मल जो कॉपर केबल है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज किया जाता है, तो इसके लिए जो है कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है, और बहुत जगह पे अभी स्टैब्लिश्ड हो चुका है ये चीज़। आपके इधर भी हो गया होगा डेफिनेटली, बट कुछ जगह ऐसी हैं जैसे पहाड़ की लोकेशंस होंगे जहाँ पे अभी भी जो पुराना सिस्टम है यही चला आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो पुराना सिस्टम है, ये चला आ रहा है। इसमें जो है कॉपर वायर यूज़ किया जाता था, ठीक है, इसमें कॉपर वायर यूज़ किया जाता था। तो ये क्या रहता था, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते थे। तो अब जो ये नया सिस्टम लाया गया है ये प्रिवेंट करेगा एक्सीडेंट, ये जो है ह्यूमन एरर ना हो, ठीक है। सिंपल सा न्यूज़ है, इतना कुछ हार्ड नहीं, बहुत जगह पे आपने देख लिया होगा, ये अभी आ चुका है, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं आई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उड़ीसा के न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, या तो उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। तो उड़ीसा ने जो है लॉन्च किया है उड़ीसा टेक 2025। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इधर आप देख सकते हो कि एक तो 2 मॉडल टेक्सटाइल जो है लॉन्च किया गया है, इसके साथ ही जो है फुटवेयर पार्क भी जो है लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। और इसके साथ ही बोला गया है कि कुछ न कुछ जो है सब्सिडी भी दी जाएंगी जो वर्कर्स हैं उनको, ठीक है। तो जो फूड पार्क लॉन्च किया गया है या जो मॉडल टेक्सटाइल जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करने आएंगे तो उनको 5,000 रुपये करके दिए जाएंगे। पहले 5,000 रुपये करके दिए जाते थे, अब जो है 6,000 रुपये करके दिए जाएंगे। और फीमेल वर्कर्स को जो है पहले 6,000 रुपये करके दिए जाते थे, अब जो है 7,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये सारे चीज़ जो है अंडर दी उड़ीसा टेक्निकल टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत कही गई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हॉकी इंडिया ने लॉन्च किया है 15 हॉकी इंडिया कांग्रेस। ये देख सकते हो, और इसके बारे में हम पढ़े तो अभी के टाइम पे ये जो है तमिलनाडु में हो रहा था, और तमिलनाडु जो है अभी के टाइम पे 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा था इंडियन हॉकी का, ठीक है। तो इधर तमिलनाडु में, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, तमिलनाडु नहीं ग्वालियर में किया गया था, ठीक है। तो ग्वालियर में इसको जो है सेलिब्रेट किया गया था, 100 भी जो सेलिब्रेशंस थे इसको। और ये क्या प्लान कर रहे थे, जो 14 हॉकी इंडियन कांग्रेस था, इधर प्लान था कि अभी जो नेशनल हॉकी कॉम्पिटिशन होने वाला है 7 नवंबर 2025 को, तो उसके बारे में डिस्कस की गई थी, कैसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है या किस तरह से जो है मैचेस करने हैं। तो इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 1000 मैचेस होंगे अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, और इसमें एक मैन और एक वुमेन रहेंगे हर एक मैचेस में। ये चीज़ डिसाइड की गई है। इसके साथ ही बोला गया कि जो सीनियर मैन एंड वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है, ये मोस्टली जो मीटिंग थी वो जो नेशनल के जो गेम्स होते हैं हमारे इंडिया में हॉकी के, तो उसके लिए फाइनेंशियल एड और कैसे जो है नेशनल गेम होनी चाहिए उसकी पूरी प्लानिंग थी हॉकी इंडिया के द्वारा। तो इसमें बताया गया था कि जो सीनियर मैन और वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है उनको 70 लाख रुपए करके ईच दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि जो जूनियर और सब जूनियर हैं मैन या वुमेन चैंपियन, उनको 30 लाख रुपए करके जो है फाइनेंशियल ग्रांट दी जाएंगी। और हर एक स्टेट को जो है 25 लाख रुपए करके दिए जाएंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए। तो जितने भी इवेंट्स हैं उनके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना देना है ये जो है बताया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है COP33 सेल लॉन्च किया है। अब ये COP33 सेल है क्या, ये एक तरह का मान सकते हो प्लानिंग है, जो कि अभी के टाइम पे यूएन का जो क्लाइमेट समिट है 2028 में उसके लिए। तो क्लाइमेट समिट जो 2028 में होने वाला है यूएन का, वो इंडिया में होगा, और इससे पहले जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो
2002 के बाद देख सकते हो कि अब 2028 में हो रहा है, तो इसके ऊपर पूरी पूरी प्लानिंग करने के लिए जो है ये COP33 सेल बिठाया गया है, जिसको हेड कर रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी विद प्रकाश मिश्रा जी। ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और इस मीटिंग में देख सकते हो या इस सेल में जो है टोटल 11 मेंबर्स थे, जिसमें आपको डायरेक्टर, कंसल्टेंट, स्टाफ सब कुछ मिलने वाले हैं, जिनका काम था कि कैसे लॉजिस्टिक और फिर प्लानिंग करे COP33 के लिए। तो ये पूरा का पूरा इनका प्लानिंग करने के लिए जो है ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इसको जो है सपोर्ट भी किया जा रहा है बाय ब्रिक्स, ये भी सबको ध्यान देनी है। और इसके बारे में जो है COP28 जो हो रहा था वहां पे पीएम श्री मोदी के द्वारा बताया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट न्यूज के ऊपर बढ़े तो इंडिया का पहला AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली पहली स्टेट बनी है। और इसका बारे में जो है बताया या इसके बारे में जो है लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। जैसे आपको पता होगा टेस्ला के बारे में, टेस्ला जो है देख सकते हो कि इमेज के थ्रू ये सेंस करके कार का लोकेशन पता लगा लेता है कि कार है कहाँ। तो ऐसा सेम चीज जो है मान सकते हो कि ऐसा सेम चीज बनाने का काम रहने वाला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। और अभी के टाइम पे इसकी टेस्टिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है, बट इसकी टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है, ठीक है। तो रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको चलाया जाएगा। लखनऊ, फिर हिजरातगंज, ये सारी जगह पे जो है आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जाएगा। फिर शहीद पाथ, ये सब भी आपको मिलेंगे। कुछ लोकेशन हैं जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और बाद में इसको फुल टाइम चलाया भी जा सकता है, नहीं भी चलाया जा सकता, वो देखा जाएगा। अगर सक्सेसफुल हो तो फुल टाइम चलाया जाएगा, नहीं हुआ तो फिर रोक दिया जाएगा। तो क्या काम रहने वाला है, एक तो रिड्यूस करेगा एक्सीडेंट और उसका रियल टाइम ट्रैफिक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है बाय ITI लिमिटेड के द्वारा, जो एक तरह PSU है, और M-Logica जो कि एक तरह ग्लोबल फर्म है। ये दोनों के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। टोटल 6 वीक लंबा जो है ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बजट भी रखी गई थी, जब इन्होंने बजट डिक्लेयर किया था 10 करोड़ रुपये। ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। इसके साथ एक टेक मॉडल जो यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सेंसर के थ्रू जो ये चीज़ की जा रही है। और इसके लिए जो है AI बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आगे कर लेता हूँ, सही रहेगा ना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। तो बैंकिंग अवेयरनेस में पहला न्यूज़ आ रहा है, और ये एक ही न्यूज़ है वैसे तो आज के दिन में, लाइसेंस के ऊपर कि रैलीगरी फिनवर्स लिमिटेड जो है, इसको पहले तो इनके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन प्लान लगा हुआ था, CAP लगा था। CAP कब लगता है किसी भी कंपनी के ऊपर, अगर वो फाइनेंशियली अच्छा काम नहीं कर रही, या तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि कस्टमर को देने के लिए, या गवर्नमेंट के नॉर्म्स या तो RBI के नॉर्म्स जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उनके ऊपर जो है CAP लगता है। और ये CAP लगाया गया था 18 जनवरी 2028 को। अब ये CAP जो है पूरी पूरी हटा दी गई है बाय दी RBI। क्या कारण था लगाने का, आप देख सकते हो कि जो फंड मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था और लॉसेस थे 2,270 करोड़ रुपए का मार्च 2022 में, जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये करेक्टिव एक्शन प्लान लगाया था, या तो आप मान सकते हो कि PCA लगा था, ठीक है। प्रोविडेंट एक्शन करेक्टिव एक्शन जो है लगता है। और ये NPA बढ़ने की वजह से भी लगता है, जब लोन देते हैं वो बैड लोन बन जाता है तब भी लगता है, दिवाली वाला तो मैंने आपको बताया था कि पैसे जब रहते नहीं है देने के लिए तब भी लग जाता है, लॉस पे लॉस खा रही होती है तब भी लग जाता है, कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, कोई एसिड में इन्वेस्ट करके रखा है, उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये तो बैंक बंद होने वाली है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो इसके ऊपर पहले लगी थी बट अब इसके ऊपर हटा दी गई है, ठीक है। क्या क्या कारण है आप देख सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट कर दी गई थी 16 लेंडर के साथ, उसके साथ ही रीपेमेंट कर दिया था 9,000 करोड़ रुपए का, उसके साथ कैप जो है विड्रॉ किया गया है, लेकिन जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ RBI का कहना है। और बर्मन फैमिली के बारे में बात करें तो ये इनके पास जो है बहुत सारा स्टैक जो है पड़ा हुआ है इस कंपनी का, ठीक है। 25.16 का जो है % जो है इनके पास स्टैक भी पड़ा हुआ है, ये भी पॉइंट जो है याद रख लेना। अगर बात करें कि अगर आपको इसी तरह से माइंड मैपिंग फॉर्म में करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा तो 349 रुपीज़ में आपको क्विजेस PDF सब कुछ मिल जाएगा। इवन इसमें आपको RBI के जो सर्कुलर है वो भी मिल जाएगा, जो IPS PO में हेल्प करेगा, वही माइंड मैपिंग में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको mappingoffice.com या बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप में जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वहाँ से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है MU एंड कोलैब, इसके बारे में पढ़े
तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और फिर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि एनपीसीआई का इंटरनेशनल आर्म है, दोनों मिलके यूपीआईपी इंटीग्रेशन अनेबल किया गया है फॉरवर्ड रेमिटेंस करने के लिए इंडिया का। देखो दो तरह का रेमिटेंस होता है, ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंस होता है और एक आउटवर्ड रेमिटेंस होता है। अब मान लेते हैं कि आउटवर्ड रेमिटेंस पहले समझते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, एक मिनट यार इसको अच्छा बना लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, जब इंडिया से पैसे बाहर जा रहा हो तो उस केस में बोला जाता है आउटवर्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस तो पता होगा, जब बाहर देश में कोई पैसा कमा रहा है और वो इंडिया में वापस भेज रहा हो तो उसको बोला जाएगा रेमिटेंस, ठीक है। तो बाहर देश से पैसे कमा के इंडिया में भेजेगा तो उसको बोला जाता है इनवर्ड रेमिटेंस, क्योंकि पैसा जो है इंडिया के पास वापस आ रहा है। अगर मान लेते हैं बाहर देश का बंदा इंडिया में आके बैठा है, कोई नाइजीरिया का, अफ्रीका का, और वो बाहर देश में पैसा भेज रहा है तो उसको बोला जाता है आउटवर्ड रेमिटेंस। तो अभी के टाइम पे ये जो इंडिकेशन की गई है इनवर्ड रेमिटेंस के लिए की गई है, जब पैसा जो वापस इंडिया आ रहा हो तो, और इसकी वजह से जो है रियल टाइम ट्रांसमिशन हो पाएगा रेमिटेंस का, ठीक है। और इसमें जो है यूपीआई की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे यूपीआई में फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है, वैसे ही कोई अगर रेमिटेंस भेजना चाहता है तो यूपीआई के थ्रू जल्दी जल्दी भेज सकता है। तो ये जो है टोटल 192 कंट्रीज पे एप्लीकेबल रहेगा। यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई जो है 7 कंट्री में ऑलरेडी चल रहा है फुली। एक तो बात करें कि फ्रांस, दूसरा आपको मिलेगा यूएई, तीसरा मिलेगा भूटान, चौथा मिलेगा नेपाल, पांचवा मिलेगा आपको मॉरिशस, छठा मिलेगा आपको श्रीलंका, सातवां मिलेगा सिंगापुर, और लास्ट और अभी के टाइम पे जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो त्रिनिदाद टोबैगो भी है, एक कंट्री है जो कि पहली कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन नेशन है, जो कि एज अ यूपीआई नेशन की तरह ज्वाइन की गई है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एमयू तो साइन करते हैं बट फुली यूपीआई अपने कंट्री में स्टैब्लिश नहीं करते, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो जो है इस 7 के अंतर्गत नहीं आते, वो जब स्टैब्लिश कर लेंगे तब जो है वो यूपीआई इंटीग्रेट के अंतर्गत आती है। कंट्रीज का नाम याद रखना, क्योंकि पिछली बार एग्जाम पूछा भी गया था कि कौन सा कंट्री इसमें से नहीं है जो कि यूपीआई अनेबल्ड है, तो इसलिए आपको ये सारे कंट्री याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया और यूके गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये पीयूष गोयल इंडिया की तरफ से किया गया है, और जो रेनॉल्ड है यूके की तरफ से जो है किया गया है। इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट थे और जो यूके के पीएम है ये भी प्रेजेंट थे। क्या है काम कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मोस्टली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको बूस्ट करने के लिए ये एमयू साइन किया गया है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म नहीं दिया ना, आई थिंक यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे मेरे को आपको फुल फॉर्म देना चाहिए था, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे मैं देने भूल गया हूँ, मैं आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड करूँगा तो फुल फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया और यूके के बीच में किया गया है। क्या काम रहने वाला है कि डबल करेगा बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम 56 बिलियन 2025 से 112 बिलियन 2030 तक, तो ये जो है गोल है। और जो इंडिया का जो कमिटमेंट है कि 99% जो है यूके का जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि विस्की हो गया, कार्स हो गया, मेडिकल डिवाइस हमारे इंडिया में बहुत डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे, तो ये सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ड्यूटी फ्री कॉस्ट में आ पाएंगे। और इसी के हिसाब से इंडिया की कमिटमेंट ये सारी चीज़ें हैं आ पाएंगे और इंडिया से जा भी पाएंगे। वैसे तो हमारे इधर मेड डिवाइस जो है वो इतने अच्छे हैं नहीं, इंडिया को वापस मंगाना पड़ता है, बट इंडिया भी डेवलपमेंट कर रही है, तो वही जो इंडिया से बनाने वाले जो मेड डिवाइस है वो जो है यूके को भेजा जाएगा ड्यूटी फ्रीली। उसके बाद बात करें, यूके कमिटमेंट है कि यूके जो है लाइंस में 90% जो है रिडक्शन देगा टैरिफ में, और 85% जो है ड्यूटी फ्री देगा 10 साल तक। तो ये दोनों के बीच में जो है एक तरह से कमिटमेंट साइन की गई है। ऐसा सेम तरह कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट और फिर जो यूरोप ब्लॉक है उसके बीच में भी ये हुआ, ठीक है। तो यूरोप ब्लॉक के अंदर आपको सिंगापुर, आइसलैंड, उसके साथ नॉर्वे मिलने वाला है। तो ये तीनों के साथ एक इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है इंडिया और जो भी ये कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं, ये जो है टैरिफ, रिड्यूस टैरिफ में जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ध्यान देना है, ये पहली FTA मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली कंट्री यूरोप ब्लॉक की इंडिया जो है पहला FTA साइन करने वाला यूरोप ब्लॉक से कंट्री बनाई, जिस पर आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने पार्टनर किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और दोनों मिलकर जो है मत्स्य 6000, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो मत्स्य 6000 एक ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल है। इस प्रोजेक्ट को जो है
बिल्ड किया गया है डीप सी समराइज सर्फ के लिए। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया तो उसके बारे में डीप में जाते नहीं है। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया। नेक्स्ट डिफेंस के ऊपर बढ़े तो बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का एक्सरसाइज था जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, और एक तरह मिलिट्री एक्सरसाइज है जो राजस्थान जोधपुर में हो रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कर्नल अर्जुन गणपति जी कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर वाला आप स्किप कर सकते हो, इतना कोई पूछा नहीं आएगा। और इंडिया की तरफ से जो इंडिया के रेजिमेंट है उनका नाम आपको रखना है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है आपको इसका मिलने वाला। और सिंगापुर की तरफ से भी याद रख सकते हो बट पूछा नहीं जाएगा। 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट जो है उन्होंने जो है पार्ट लिया था इस एक्सरसाइज में। ट्रायल्स जो है दो तरह के हुए थे। एक तो आपको मिलेगा कि ये एक तरह का रॉकेट है, ठीक है, मिसाइल है LULPGM। इस मिसाइल को जो है ड्रोन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ड्रोन के द्वारा टेस्ट किया गया है बाय DRDO। इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश का जो नेशनल ओपन एरिया रेंज है वहाँ पे, और DRDO ने पार्टनर किया था जो भी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, MSME स्टार्टअप्स ये सब के साथ मिलकर जो है ये ड्रोन से लॉन्च कर गया था इस मिसाइल को। इसके बारे में पढ़े तो इस मिसाइल को या तो इस ड्रोन को जो है बनाया गया है बाय BDL और फिर अदानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और इस मिसाइल के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में यही पूछा सकता है। ये एक तरह का फायर एंड फॉरगेट प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार किसी में टारगेट में लॉक कर दिया तो भूल जाओ कि वो मिसाइल लगेगा कि नहीं। इसका काम होगा कि एक बार लॉक कर दिया तो वो मिसाइल कुछ भी करके जो है उस टारगेट पे एम करेगा ही करेगा। इवन अगर वो पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर मूव भी कर रहा होगा टारगेट, तब भी जो है मिसाइल अटैक करेगा। इस मिसाइल के टोटल वेट के बारे में बात करें तो 12.5 किलो आपको वेट मिलने वाला है। 4 किलोमीटर इसका डे में रेंज होता है, नाइट में जो है 5 किलोमीटर का रेंज होता है। अब इतना डीप में नहीं जाएगा क्या कि इतना रेंज इतना कम ज़्यादा है, इतना डीप में नहीं जाता क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा, जितना पढ़ा उतना पढ़ो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन ओशन पॉपुलर इंजन जो है स्टारडूर एयर स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन रहने वाला है। इसको टेस्टिंग की गई थी IISc बेंगलोर कर्नाटका में, और मोस्टली इसको डेवलप किया गया लूकस के लिए। ठीक है, लूकस इनका एक सिस्टम होने वाला है जो कि ऑर्बिटल ट्रैवल व्हीकल की तरह काम करेंगे। तो 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा, तो उसी के लिए जो इसको लॉन्च किया गया। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज का जो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है ये मुझे अच्छा भी लगा कंटेंट बना के, और इंपॉर्टेंट भी है। पहली चीज़ आपको याद रखना है एक अपॉइंटमेंट, दूसरा चीज़ एक फॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज़ फॉर्म की गई और एक अपॉइंटमेंट की गई, तो दोनों के दोनों न्यूज़ को मैंने एक जगह पे कंक्लूड कर दिया गया। एक तो आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो है अपॉइंट किया गया है रघुराम अय्यर को एज अ फुल टाइम CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ये देख सकते हो, ये है रघुराम अय्यर। इनके बारे में या तो इनको जो नॉमिनेट किया गया था एक कमेटी के द्वारा, उस कमेटी में PT उषा, मैरी कॉम और फिर नीता अंबानी, ये तीनों के तीनों थे। ये चीज़ ध्यान देना है। उसके साथ ही आपको याद रखना है एक एथलेटिक एंटी डोपिंग डिस्पेंसरी पैनल भी बनाया गया है कि हमारे इंडिया में जो है जो डोपिंग है, ड्रग्स लिया जाता है, स्टेरॉइड लिया जाता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो वो इलीगल होता है। तो उसको जो है रोकने के लिए एक एथलीट एंटी डोपिंग डिस्पेंसरी पैनल बनाया गया। कारण क्या है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके ऊपर कंप्लेन आया था इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा, तो उसकी वजह से जो है ये स्टेप लिया गया है। इस पैनल को जो है हेड करेंगे रोहित राजपाल, याद रखना रोहित राजपाल के द्वारा इसको हेड किया जाएगा, जो कि एक्स टेनिस प्लेयर है। बाकी मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट जो है आपको हेड के नाम याद रखना है। एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, वीडियो आपको एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद PDF पढ़ लो, काफ़ी है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक ही चीज़ को वापस रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनता। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ूंगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया रघुराम अय्यर को, फिर वापस बोलूंगा रघुराम अय्यर को, तो कोई मतलब नहीं बनता बार बार रिपीट करने का। आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर बात करें PDF की, तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, या तो जो कि अभी कम स्कोर कर पा रहा है GA में। और अभी के लिए वीडियो इतना रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी के लिए बाय।